हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं जैव प्रक्रम मानव में उत्सर्जन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पोषण, और उसके बाद हम पढ़े हैं पोषण के पश्चात परिवहन, और परिवहन के पश्चात हम पढ़े हैं श्वसन। तो इन तीनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो तो अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके अलावा जो पदार्थ और बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए गैर जरूरी होते हैं, जो आवश्यक नहीं होते हैं, तो उन पदार्थों का बाहर निकाला जाना या शरीर के बाहर निष्कासित करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। मतलब जैव प्रक्रियाओं के फलस्वरूप माने मेटाबॉलिज्म या उपापचय के फलस्वरूप कुछ पदार्थ ऐसे बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए गैर जरूरी होते हैं। कुछ तो होते हैं जो आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या शरीर की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है विभिन्न अंगों में, और जो गैर जरूरी होते हैं उनको क्या बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। यदि वो शरीर में जमा हो जाए तो वो बहुत ही नुकसानदायक और हानिकारक होता है। तो इन अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो परिभाषा देख लीजिए, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। अवशिष्ट पदार्थ किसे कहेंगे? पोषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बने हैं, श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको बाहर निकाला जाना। उसके अलावा परिवहन की प्रक्रिया में विभिन्न अंगों में जो अलग अलग तत्व विभिन्न प्रकार के तत्व बने हैं जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनको विभिन्न अंगों के द्वारा बाहर निकाला जाना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो ये हो गया अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, उत्सर्जन। अब कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको उत्सर्जित करना आवश्यक है? तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उत्सर्जन जरूरी है, उनको उत्सर्जित पदार्थ कहेंगे। जैसे कि पोषण के फलस्वरूप निकलने वाला मल, और दूसरा क्या पदार्थ है? मल, और फिर उसमें आता है यूरिया, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिया, यूरिक अम्ल, मल, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, अतिरिक्त जल, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। ये है उत्सर्जी पदार्थ। क्या है ये? उत्सर्जी पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं या उपापचय की क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे? जैविक पदार्थ जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, जैसे कि मल है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, लवण है, या उसके अतिरिक्त जल है। ये सब उत्सर्जी पदार्थ जो है वो शरीर के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं विभिन्न अंगों के माध्यम से। तो ये पदार्थ कहलाएंगे उत्सर्जी पदार्थ। ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? उत्सर्जी पदार्थ कहलाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं? तो उन अंगों को किन्हीं न किन्हीं अंगों के माध्यम से ही बाहर निकालेंगे। तो उन अंगों को हम क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग कहेंगे। उन अंगों को क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग कहेंगे। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि वो कौन कौन से अंग है। परिभाषाएं आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये हम बिठाते हैं, कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो इन उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं या उसमें सहायक होते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र किसे कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र उसे कहेंगे जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में जो अंग मदद करते हैं, और सब मिलकर क्या कहलाते हैं? किसका निर्माण करते हैं? उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले तो उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से अंग से निकलते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फेफड़ों से। फेफड़ों से निकलता है, क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या हो गया? उत्सर्जी अंग। दूसरा क्या है? त्वचा के द्वारा। त्वचा के द्वारा कौन सा चीज निकलेगा? त्वचा के द्वारा निकलता है पसीने के रूप में जल और लवण। पसीने के रूप में क्या होता है? जल और लवण। ठीक है। उसके अलावा तीसरा होता है यकृत। यकृत के अंतर्गत, यकृत में अमोनिया से क्या बनता है? यूरिया बनता है। अमोनिया बहुत हानिकारक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में यदि रह जाए तो मृत्यु तक भी हो सकती है। तो यकृत में पहले अमोनिया से यूरिया में बदला जाता है, और कुछ अतिरिक्त प्रोटीन्स जो होते हैं शरीर की, अतिरिक्त प्रोटीन को किस रूप में? यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं।
तो अतिरिक्त प्रोटीन को क्या कहते हैं? अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। यकृत के माध्यम से ब्लड में आता है अतिरिक्त प्रोटीन यूरिक एसिड के रूप में। उसके बाद चौथा है वृक्क। ये सबसे महत्वपूर्ण है वृक्क। वृक्क जो है वो खून की सफाई करने वाला अंग है और इसको कहेंगे किडनी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये एक जोड़ी होती हैं, वृक्क जो होती है वो एक जोड़ी होती हैं और रीढ़ की हड्डी के पीछे की ओर, रीढ़ की हड्डी के अगल बगल में एक जोड़ी होती है और सेम के दाने के समान होती है, सेम के बीज के आकार की होती है और साथ ही साथ एक गुलाबी रंग की होती है। और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम पढ़ेंगे, अभी करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लीजिए वृक्क। वृक्क के द्वारा यूरिया और यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। तो ये हो गए कौन कौन से अंग सबसे। और एक चीज और बताना है इसमें, देखिए त्वचा। त्वचा जो है, त्वचा के द्वारा पसीने से लवण और जल का निष्कासन होता है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और उत्सर्जी अंगों में भी सबसे बड़ा क्या है? त्वचा ही है। और ये त्वचा से पसीने निकलते हैं और पसीने के कारण ये ताप नियंत्रण में भी मदद करते हैं। तो उत्सर्जन के साथ साथ ताप नियंत्रण में। यकृत जो है वो अमोनिया से यूरिया में बदलता है और अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक एसिड के रूप में बदलता है। वृक्क जो है, वृक्क में खून की सफाई होती है और आवश्यक पदार्थ जो है वो रक्त की नलियों में डाल दिए जाते हैं और अनावश्यक पदार्थ जो है इसकी नलियों के माध्यम से, इसमें और छोटी छोटी महीन नलिकाएं पाई जाती हैं, उनके माध्यम से यूरिया, यूरिक एसिड और अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो ये हो गए उत्सर्जी अंग। कौन से हो गए? फेफड़ा, त्वचा, यकृत और वृक्क, ये उत्सर्जी अंग आते हैं। अब ये सारे उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो शरीर में उत्सर्जन तंत्र में वृक्क जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा शरीर के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, खून की सफाई की जाती है। तो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, इसमें क्या क्या संरचना भाग लेते हैं उत्सर्जन तंत्र के निर्माण में। ये देखिए, एक जोड़ी किडनी होती है, उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, सेम के बीज के आकार की होती है। दाहिनी किडनी जो होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है और बाईं किडनी थोड़ी ऊपर होती है। और कारण क्या है कि दाएं साइड का लीवर या यकृत का जो पाली है या लोब है वो नीचे की ओर खिसका हुआ रहता है, बड़ा होने के कारण, जिसके कारण किडनी जो है वो या दायां किडनी या दायां वृक्क जो है वो हल्का सा नीचे होता है। लंबाई होती है लगभग 10 सेंटीमीटर करीब होती है और ये हो गई लंबाई। और उसकी चौड़ाई होती है लगभग 4.5, ठीक है, 4.5 के आसपास होती है और ये 10 सेंटीमीटर तक होती है किडनी की लंबाई। ठीक, किडनी में 15 से 16 इस तरह पिरामिड के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इस तरह से किडनी में 15 से 16 पिरामिड के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, शंकु पाई जाती हैं। इनको कहा जाता है वृक्क शंकु। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? वृक्क शंकु पाए जाते हैं, जो कितने होते हैं? 15 से 16 के आसपास होते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्या हो गया? वृक्क, सेब के बीज के आकार का गुलाबी रंग का संरचना और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर अगल बगल एक एक स्थित होती है। ठीक है, आकार 10 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होती है लगभग 4.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। 15 से 16 शंकुनुमा संरचना पाए जाते हैं और इसी शंकुनुमा संरचना में उसके अंदर ब्लड प्यूरिफिकेशन या रक्त को शोधन करने वाली नलिकाएं, इस तरह से कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, उनको कहते हैं नेफ्रॉन। या वृक्क का जो एक इकाई होता है उसको क्या कहेंगे? वृक्क की एक एक इकाई को क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि वृक्क की इकाई क्या है। तो वृक्क की इकाई क्या हो गई? वृक्क की इकाई, इसको लिख लीजिए आप लोग, वृक्क की इकाई क्या कहेंगे इसको? नेफ्रॉन। तो किडनी या वृक्क जो है वो ऐसी बहुत सारी इकाइयों, लगभग इनकी संख्या वृक्क में होती है 10 से 12 लाख तक। ठीक है, इनकी संख्या एक किडनी में इनकी संख्या कितनी होती है? 10 से 12 लाख तक होती है। अब इसकी संरचना पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि इसमें मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो किडनी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन या रक्त का शोधन होता है और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया संपादित होती है। उसके बाद जब यहाँ मूत्र बन जाता है
पूरी तरह से मूत्र का निर्माण हो जाता है तो दोनों तरफ से किडनी से एक एक तरफ, किडनी या वृक्क से एक एक नलिका निकलती है और इसी इस नलिका को कहते हैं मूत्र नलिका या यूरेटर कहा जाता है। ठीक है, मूत्र नलिका या यूरेटर कहा जाता है। और ये यूरेटर जाकर एक मस्कुलर या पेशीय संरचना में खुलती है, एक थैली में खुलती है, उसे कहेंगे मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये मूत्राशय जो है वो एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, उसको क्या कहेंगे, मूत्र द्वार कहते हैं। तो ये इस तरह से ये उत्सर्जन तंत्र में। एक चीज और है, किडनी में या वृक्क में दो खून की नलिकाएं आती हैं और जाती हैं। जैसे एक है धमनी जो है, इनमें ब्लड या रक्त लेकर आती हैं, और शिराएं जो है ब्लड लेकर जाती हैं या रक्त लेकर जाती हैं और कहाँ डालती हैं, हृदय में डालती हैं। तो ये हो गया उत्सर्जन तंत्र की संरचना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से कॉपी में, और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और एक चीज और, एक प्रश्न और यहाँ पर नोट कर लीजिए कि मूत्र का निष्कासन क्यों आवश्यक है या अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, यदि ऐसे पदार्थ शरीर में जमा हो जाए तो शरीर को बहुत नुकसान होगा और साथ ही साथ मृत्यु तक भी हो सकती है, जिसकी वजह से इनका निष्कासन आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब वृक्क के नेफ्रॉन की संरचना को देख लेते हैं, वहां पर मूत्र का निर्माण किस तरह से होता है। तो उसके संरचना को अच्छे से देखेंगे तब समझ में आएगा कि उसमें किस तरह से होता है। तो ये इस शंकु के भीतर में 15 से 16 शंकु होते हैं और इसके अंदर एक किडनी में 10 से 12 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं या मूत्र नेफ्रॉन होते हैं या वृक्क की इकाई होती है। तो ये नलिका, कुंडलित नलिका होता है, उसमें इस तरह से देखिए कप नुमा संरचना पहले इस तरह से पाया जाता है, इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या कहेंगे इसको, कप नुमा संरचना को बोमन्स कैप्सूल कहेंगे। इसमें एक तरफ से जाता है अभिवाही धमनी, क्या कहेंगे इसको, अभिवाही धमनी जा रही है, देखो ये देखो धमनी दोनों किडनी में प्रवेश कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे, अभिवाही धमनी, जो किस में प्रवेश कर रही है, इसके कप में प्रवेश कर रही है। इस कप को कहेंगे वोमन कैप्सूल, वोमन कप या वोमन कैप्सूल। ठीक है, वोमन कैप्सूल कहते हैं इसको। और ये आकर यहाँ पर कप के अंदर पूरा जाल नुमा संरचना बनाती है, कई पतली पतली शाखाओं में विभाजित होकर, और फिर एक पतली नलिका के द्वारा, इसकी अपेक्षा थोड़ी पतली नलिका के द्वारा बाहर की ओर निकलती है। इसको कहेंगे अपवाही। अभिवाही जो अंदर जा रही है, अभिवाही धमनी। ठीक है, और बाहर निकल रही है उसको कहेंगे अपवाही धमनी। ठीक है, ये हो गया अपवाही धमनी। उसके बाद आता है, ये हो गया वोमन कैप्सूल। आगे की ओर ये इस तरह से कुंडलित नलिका में बदल जाती है। फिर आगे जाकर ये थोड़ी सी खुली हुई संरचना और यू के शेप में इस तरह से बदल जाती है। ये इस यू नली को कहेंगे हेनले का लूप। ये इस तरह से फिर ये नाम आप नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा रही हूँ। ये आगे जाकर यह इस तरह से संग्रहण नलिका में खुलती है। तो ये किसकी संरचना हम बना रहे हैं, किडनी के अंदर या वृक्क के अंदर पाए जाने वाली एक नेफ्रॉन की संरचना। तो ये क्या है, नेफ्रॉन की संरचना है। ये इसको कहेंगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, खून की जो नलियों का जाल सा है अंदर की ओर, उसको कहेंगे ग्लोमेरुलस। और ये हो गया वोमेन्स कैप्सूल। इसके पास की जो नलिका है इस तरह से कुंडलित नलिका, इसको कहेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये क्या है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, उसके बाद जो आगे की ओर मुड़ गया है यू के आकार की रचना, ये कहलाता है हेनले का लूप। हेनले का लूप।
स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं, फिर बताएंगे मूत्र का निर्माण किस तरह से होता है। हेनले का लूप, उसके बाद ये दूर की जो नलिका है इस तरह से फिर दूर में पाई जा रही है, ये नलिका को कहेंगे दूरस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका या डिस्टल ट्यूबुल, दूरस्थ नलिका डिस्टल ट्यूबुल। और ये है कलेक्टिंग ट्यूबुल या संग्रहण नलिका। क्या है ये? संग्रहण नलिका या कलेक्टिंग ट्यूबुल। तो इस तरह की सारी कलेक्टिंग ट्यूबुल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? मूत्र नलिका। ये आगे किस में जाकर जुड़ जाती हैं? क्या बनाती हैं? ये कहाँ खुलती हैं? सब मिलकर मूत्र नलिका में खुलती हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर नहीं दर्शाना है, ये यहाँ से सब होकर कहाँ पर खुलती हैं? आगे की ओर पूरी सब मिलकर इस मूत्र नलिका में खुलती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले खून का छन्ना माने ब्लड का प्यूरिफिकेशन या रक्त की सफाई कहाँ हो रही है? किडनी में। और किडनी की किसके अंदर? नेफ्रॉन के अंदर। और नेफ्रॉन में कप नुमा संरचना पाया जाता है, उसके अंदर में इस तरह से सबसे पहले खून प्रवेश करता है या ब्लड प्रवेश करता है। किसके माध्यम से? अभिवाही या इफरेंट धमनी के द्वारा, एफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा, अभिवाही धमनी के द्वारा प्रवेश करता है। और इस तरह से जाली नुमा जो संरचना है वहां पर ब्लड का छन्ना होता है। कैसे छन्ना होगा? और बाहर निकलता है एक पतली नलिका के द्वारा। चौड़ी नलिका है, अभिवाही धमनी जो है अपेक्षाकृत चौड़ी है और अपवाही धमनी अपेक्षाकृत पतली है, जिसके कारण जितनी मात्रा में रक्त जो है वो रक्त कप में और प्रवेश कर रहा है इस ग्लोमेरुलस में, उतनी मात्रा में बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर रक्त में पाए जाने वाले पदार्थों के बीच में प्रेशर बनेगा और आपस में धक्का मुक्की होने लगेगी, जिसकी वजह से फिर रक्त जो है वो छनने लगेगा और कुछ पदार्थ इसमें से स्रावित होकर इसकी कैविटी में या इसकी खाली जगह में आकर इकट्ठे हो जाएंगे। तो उनमें क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं? अतिरिक्त जल होता है, लवण होता है, साथ ही साथ इसमें यूरिया और उसके साथ में ग्लोमेरुलस लिख लेना इसका, यूरिया और ग्लूकोज। ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, लवण, ग्लूकोज, पानी आदि सब पदार्थ यहाँ से छन कर आ जाते हैं और शुद्ध किया हुआ रक्त जो है वो कहाँ चला जाता है? शुद्ध रक्त जो है वो अभी अपवाही धमनी के द्वारा फिर से सिराओं में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होकर छन कर इसकी गुहा में आ गए हैं, वो धीरे से कहाँ पहुंच जाते हैं? डिफ्यूजन के द्वारा इस नलिका के अंदर आ गए। ठीक, अब सारे के सारे पदार्थ तो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है ना। ग्लूकोज और प्रोटीन आदि पदार्थ जो होते हैं वो भी छनकर इस नली में आ जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो उनको क्या करते हैं? इन नलिकाओं में विभिन्न जगहों पर जरूरी तत्वों को फिर से अवशोषित कर लिया जाता है और गैर जरूरी तत्वों को बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरह से मूत्र का निर्माण होता है और शरीर के द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें तीन प्रक्रिया होती है, इसको हेनले का लूप इधर लिख लीजिए। तीन प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी? पहला इसमें होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या सूक्ष्म छनन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या सूक्ष्म छनन। और दूसरा प्रक्रिया होता है अवशोषण और तीसरी प्रक्रिया होती है स्रवण या सिक्रीशन। ये एब्सॉर्प्शन और तीसरा होता है सिक्रीशन। तो ये तीनों प्रक्रिया कहाँ कहाँ पर से होती है? ये सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ से ग्लूकोज, यूरिया, लवण, यूरिक एसिड आदि सब छनकर मूत्र की नलिका में, इसमें समीपस्थ नलिका में आ गई। समीपस्थ नलिका में ग्लूकोज और कुछ पानी का स्रवण कर लिया जाता है और उसके बाद बाकी जो यूरिया और यूरिक एसिड आदि अवशिष्ट पदार्थ यहाँ से होते हुए आ रहे हैं, इधर कहाँ आ रहे हैं? हेनले के लूप में आ रहे हैं। यहाँ पर फिर कुछ लवण और पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद यह मूत्र जो है वो यूरिया, यूरिक एसिड युक्त मूत्र आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पर फिर से जो अवशोषण कर लेने की प्रक्रिया, यहाँ तो छन गया, तो छनने की प्रक्रिया क्या कहलाई? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या सूक्ष्म छनन। और छनने के बाद यहाँ फिर से उपयोगी पदार्थों का जो अवशोषण किया जा रहा है इन नलिकाओं के माध्यम से, उनकी यहाँ देखिए ये पतली जो अपवाही नलिका है आकर यहाँ जालिका बनाकर रहती है, इस तरह से चारों तरफ लिपटी हुई रहती। कौन? ये भी धमनी है, पतली वाली अपवाही धमनी है
जो चारों तरफ इस तरह से नलिका बनाकर इसकी चारों तरफ लिपटी रहती है। और यही नलिका, यही खून की नलिका जो है वापस से जो उपयोगी पदार्थ इस मूत्र नली में या इस तरह से जो नेफ्रॉन के अंदर आ गए हैं उनको फिर से अवशोषित कर लिया जा रहा है। और जो बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ हैं इन फिर मूत्र नली के माध्यम से, इस नेफ्रॉन के माध्यम से ये यू लूप में होते हुए फिर वापस कहाँ पहुंच रहा है, संग्रहण नलिका में आ रहा है। तो उसके बावजूद ग्लूकोज और प्रोटीन को अवशोषित कर लेने के बावजूद यदि कुछ लवण और फिर उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पहुंच गया कलेक्टिंग ट्यूबल में या संग्रहण नलिका में, यहाँ पर से भी कुछ इनकी दीवारों के द्वारा थोड़ा बहुत और उत्सर्जी पदार्थ जो है वो कहाँ निकाल दिया जाता है, जरूरी लवण और पानी जो है यहाँ पर कहाँ से स्रावित कर दिया जाता है, इसमें स्रावित कर दिया जाता है बाहर की ओर। और अंदर की ओर इनकी दीवार के द्वारा कुछ मात्रा में और उत्सर्जी पदार्थ इसकी नली में स्रावित किए जाते हैं। तो यह श्रवण क्या कहलाता है, श्रवण की प्रक्रिया या सिक्रेशन कहलाता है। तो इस तरह से खून का छनने के पश्चात जो फलस्वरूप जो छनन द्रव प्राप्त होता है इन नलिकाओं के द्वारा बहते हुए आगे की ओर जाता है। विभिन्न उपयोगी पदार्थ यहाँ पर अवशोषित कर लिए जाते हैं और अवशिष्ट पदार्थ जो है वो मूत्र के रूप में कहाँ पर आ जाता है, संग्रहण नलिका। और संग्रहण नलिका से होते हुए ये इस तरह से मूत्र नली में पहुंच जाता है। और मूत्र नली से कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ मूत्र नली से मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र द्वार के द्वारा जब पूरी तरह से ये भर जाता है, ब्लडर या मूत्राशय भर जाता है, तब इसकी सूचना ब्रेन को पहुंचती है और उसके बाद मूत्र त्याग की इच्छा होती है और बाहर मूत्र त्याग कर दिया जाता है। तो ये हो गया मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, किसमें, एक नेफ्रॉन में किस तरह से होता है ये। अब आते हैं मूत्र के संगठन के बारे में। मूत्र में होता क्या क्या है आखिर। मूत्र में पाया जाता है, एक तो जल पाया जाता है, फिर इसमें पाया जाता है यूरिया, इसमें पाया जाता है यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरोक्रोम, जिसके कारण यूरोक्रोम के कारण क्या पीला दिखाई पड़ता है मूत्र, इस तरह से यूरिया, यूरिक एसिड और अन्य कुछ और लवण जो है कुछ मात्रा में भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया मूत्र का संगठन। मूत्र इन पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, एक शब्द और आया है आपकी किताब में, कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क किसे कहेंगे, कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम नाम से ही जाहिर है कि जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। तो कृत्रिम वृक्क में क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाए या वृक्क खराब हो जाता है तो रक्त की सफाई नहीं हो पाएगी। तो रक्त को कृत्रिम रूप से सफाई करने के लिए एक यंत्र का निर्माण वैज्ञानिकों ने किया, उसको कहते हैं डायलाइजर, ठीक है। रक्त छनने की क्रिया कहलाती है डायलिसिस। किडनी में या वृक्क में रक्त की छनने की क्रिया डायलिसिस कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। और कृत्रिम रूप से किया जा रहा है, बाहर से यदि किया जा रहा है तो क्या कहलाएगा, कृत्रिम डायलिसिस, कृत्रिम डायलिसिस, आर्टिफिशियल डायलिसिस। और उसको क्या कहें, इसके द्वारा जो यंत्र उपयोग होगा उसको क्या कहेंगे, डायलाइजर, डायलाइजर या कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क। तो जिस यंत्र के द्वारा आर्टिफिशियली या कृत्रिम तरीके से खून की सफाई बाहर में की जाती है और फिर उसको शिराओं में डाल दिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, जैसे ये देखिए यहाँ से खून छनने की क्रिया हो रही है, यह यदि फेल हो जाता है किडनी या फिर कम काम करता है तो इसको क्या करते हैं, किसी भी धमनी से उसको उस यंत्र को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उस अभिवाही धमनी से जोड़ दिया जाएगा। इस अभिवाही धमनी से जोड़ देने के बाद यहाँ पर इस तरह से जो कार्य वृक्क कर रहा है वो कार्य क्या करेगा, ये डायलाइजर या कृत्रिम वृक्क करेगा। फिर यहाँ से छन के निकलेगा जो उसको कहाँ डाल देंगे, जैसे ये किसमें जा रहा है, सब किडनी से जो भी ब्लड होगा वो कहाँ, किसके माध्यम से फिर हृदय में जाता है, शिराओं के माध्यम से। तो यहाँ से ये फिर किस में डाल दिया जाता है, शिराओं में डाल दिया जाता है। डायलाइजर का जो रक्त साफ हो गया, यहाँ अभिवाही धमनी के द्वारा डायलाइजर में या कृत्रिम वृक्क में पहुंचा, यहाँ पर खून की सफाई हुई। यहाँ जो प्रक्रिया होती थी कि आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करने की और फिर बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की, तो वो बेकार पदार्थ क्या हो जाते हैं, यहाँ से फिर बाहर निकल जाते हैं और छना हुआ जो ब्लड है वो इस तरह से शिराओं में डाल दिया जाता है। तो ये क्रिया कहलाता है कृत्रिम डायलिसिस
या डायलिसिस, और ये यंत्र क्या कहलाता है, कृत्रिम वृक्क कहलाता है। तो ये हो गया उत्सर्जन से संबंधित जितनी भी बातें हम बताया जाना चाहिए सब बता दिए हैं। इसमें प्रश्न आपको ये एक तो चित्र बनाने के लिए आता है, मूत्र का निर्माण और निष्कासन क्यों आवश्यक है, कृत्रिम वृक्क किसे कहते हैं, डायलिसिस किसे कहते हैं, आदि प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू।